Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sides. So with very positive moods अब आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 के MCQs। देखिए ये जो सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। आपको पता है इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ टाइम ऑफ माइंड टू मेक दिस लेक्चर्स एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट रिस्पॉन्स। नो मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट इवन लाइक द लेक्चर्स, डू नॉट इवन कमेंट। देखिए थोड़ा मोटिवेशन तो सबको चाहिए होता है एंड आई ओनली गेट मोटिवेशन फ्रॉम यू। सो प्लीज़ इंश्योर दैट you like the lecture, share the lectures with your friends and do comment. ओके सो एक चीज़ और बता दूं, इन लेक्चर्स का एक फ़ायदा क्या होगा आपको। इन लेक्चर्स का आपको लगेगा कि MCQs तो सिर्फ बहुत ही कम पूछे आएंगे तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें। देखिए ये टाइम वेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें मैं आपको चैप्टर की पूरी क्लैरिटी दे दूंगा। ठीक है, चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करूंगा। सो जब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको एक अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ठीक है कि आपको चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हैं एंड डेफिनेटली इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर CUET के लिए लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप बोर्ड एग्जाम के बाद भी इनको रेफर कर सकते हैं। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड प्लीज़ अपना हार्ट माइंड सोल सारा इधर रखना। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कंजप्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। तो बेसिकली कंजप्शन फंक्शन की ये डेफिनेशन ही है कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। कंजप्शन फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसका, वेरी सिंपल, कंजप्शन और हमारी इनकम का। तो कई बार इनकम डिस्पोजेबल लिखा होता है, कई बार सिंपल इनकम भी दिया हो सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, कंजप्शन और इनकम भी आंसर सही होगा। तो राइट आंसर है आपका कंजप्शन एंड इनकम। कि जो हमारा जो कंजप्शन फंक्शन है जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं वो हमारा रिलेशनशिप होता है। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, C स्टैंड्स फॉर कंजप्शन एंड दिस इज सॉरी कैपिटल Y स्टैंड्स फॉर इनकम। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, मतलब दिस इज Y, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी आपका जो है बढ़ जाएगा, और अगर आपकी इनकम कम है तो कंजप्शन भी आपका कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज विच वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। मतलब इसमें से कौन सा एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स है। तो एग्रीगेट डिमांड के पहले होता क्या, एग्रीगेट डिमांड पूरे देश की टोटल डिमांड होती है। जैसे हर कोई जो डिमांड कर रहा है, भले एक प्राइम मिनिस्टर से लेके एक रिक्शे वाले से लेके कोई भी लेके हर एक बंदे की अगर फैक्टर इनकम को ऐड कर देंगे तो वो एग्रीगेट डिमांड, मतलब वो बेसिकली क्या डिमांड करेगा मार्केट में, वो बेसिकली हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो उसके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, दैट इज C+I+G+X-M। तो हमारा C स्टैंड्स फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I stands for investment expenditure, G stands for government expenditure and X minus M stands for एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला ये होता है। तो इसको याद कैसे रखोगे, CIG याद रखना, CIG प्लस X माइनस M। ठीक है, तो DIG एक पोस्ट होती है पुलिस की, तो उसको D की जगह पे आप C कर दीजिएगा, तो CIG और X माइनस M मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो अगर इन सबको आप ऐड कर देते हैं तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाता है। तो चेक करते हैं, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बिल्कुल आता है। मैंने बोला था कि C उसे प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं या कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G वो भी आता है, CIG हम याद रखा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I वो भी आता है। तो ऑल ऑफ दीज आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज थर्ड, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। देखो एग्रीगेट सप्लाई अकॉर्डिंग टू कीन्स मैं बता रहा हूं कि एग्रीगेट सप्लाई उसने नेशनल इनकम के बराबर मान ली थी। उसने बोला था क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, पूरे देश का सप्लाई, पूरे देश की सप्लाई मतलब है कि जितने भी हमारे जो हमारे जो आउटपुट्स हैं, जितने भी आउटपुट है, अगर उन सबको ऐड कर दोगे तो हमारे देश की एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी। मतलब A फर्म ने कितना बनाया, B फर्म ने कितना बनाया, C फर्म ने कितना बनाया। ठीक है, तो सब कुछ ऐड कर देंगे हम तो हमारी ऑब्वियसली बात है हमारा जो है आउटपुट आ जाएगा। और आपने सुना ही है GDP हमारा एक तरह का नेशनल इनकम ही होता है। तो इसलिए उसने बोला कि जितना भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो हमारी बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई ही होती है, वो हमारी नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई हमारा हर समय नेशनल इनकम के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी द मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब उसने एक कीन्स, आपने बोला था कीन्स ने जो थ्योरी दी है, ठीक है, उसने ये बोला था, सॉरी उसने ये बोला था कि जो दो तरह के हमारे जो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है एग्रीगेट डिमांड और एक होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो उसने ज़्यादा फोकस एग्रीगेट डिमांड पे किया था और उसने ये बताया था कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड, अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को हायर क्यों किया जाएगा, और जब लोगों को हायर नहीं किया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे अपने आप आ जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कीन्स की थ्योरी में मेजरली दो कॉम्पोनेंट्स हैं आपके,
एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। उसने एग्रीगेट डिमांड पे ज़्यादा फोकस किया और उसने बोला कि अगर एग्रीगेट डिमांड जो हमारा इकोनॉमी में अगर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है फिफ्थ, एडी कर्व हमारा कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं एडी कर्व बना दूं। एडी कर्व हमारा ऐसा होता है, ठीक है, ये हमारा जो होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कभी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब एग्रीगेट डिमांड कैन नेवर बी जीरो। आपका एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकता और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका ये एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ता जाएगा। दूसरी बात ये एग्रीगेट डिमांड की आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात ये पता होनी चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट्स क्या है, सी प्लस आई जी प्लस एक्स माइनस एम, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये जीरो के इक्वल नहीं होता और जहां से स्टार्ट होता है एग्रीगेट डिमांड उसको ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से हर समय ऊपर शुरू होता है, भले यहां से शुरू हो, ठीक है, लेकिन होगा ऊपर से शुरू होगा। क्योंकि अब कॉमन सेंस लगाओ ना कि क्या किसी देश की एग्रीगेट डिमांड जीरो हो सकती है? भैया सर्वाइव करने के लिए तो आपको डिमांड कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। अगर आपकी इनकम जीरो भी है लेकिन फिर भी खाने के लिए तो आपको चाहिए कुछ। भले आप अभी आपका एग्जांपल देता हूँ, आप लोग अभी स्टडीज़ कर रहे हो, आप कुछ कमा नहीं रहे हो लेकिन आपकी डिमांड बहुत हाई है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो एग्रीगेट डिमांड जो हमारे देश की कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए वो ओरिजिन से हर समय जीरो से ऊपर होती है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ सिक्स्थ, ब्रेक इवन पॉइंट इज अचीव। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है? वेरी सिंपल, जहां पे हमारा नेशनल इनकम हमारा कंजप्शन के बराबर हो जाता है, ठीक है, देयर इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। वहां पे हमारा जो है ब्रेक इवन पॉइंट हमारा होता है। हमने कंजप्शन फंक्शन में पढ़ा था, ये हमारी नेशनल इनकम की जो लाइन होती है और ये हमारा कंजप्शन होता है। तो जहां पे हमारा जो कंजप्शन है वो नेशनल इनकम के बराबर हो जाता है, वो हमारा पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। एपीसी का मतलब क्या होता है? देखो एपीसी का मतलब वेरी सिंपल होता है, हमारा सी ओवर वाई होता है। तो सिंपल इट इज अ रेशियो ऑफ द टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम, ठीक है, जितना हम टोटल कंज्यूम कर रहे हैं और जितनी हमारी टोटल इनकम है। तो जितना आप टोटल इनकम का पूरे देश का जितना आप कंज्यूम कर ले रहे हैं तो हमारी एपीसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एपीसी निकालते हैं, अगर आपकी इनकम 100 रुपीज़ है पूरे देश की, यहाँ आप ध्यान रखना, आपकी मतलब पूरे देश की यहाँ पे समझ लेना, ठीक है, और आप उसमें से 80 कंज्यूम कर ले रहे हो, तो इससे आप डिवाइड करोगे तो 0.8 आपका क्या आ जाएगा? एपीसी आ जाएगा। और आपको पता है कि एपीसी और एपीएस हमारा 1 के बराबर होता है, तो हमारे यहाँ पे कितना आया था? 0.8 आया था, ठीक है, प्लस एपीएस इक्वल टू 1। तो अगर एपीएस निकालना है तो आप सिंपली इसको 1 से माइनस कर देंगे 0.8, तो आपका आ जाएगा एपीएस इक्वल टू 0.2। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूँगा, अगर किसी को और जल्दी करना है तो प्लीज़ आप उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं आप सेटिंग में जाके यूट्यूब पे। 9th है दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज व्यूड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। कि हम जो इनकम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं वो किस अप्रोच से पढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कीन्स ने 2 हमें अप्रोच दी थी, एक तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की अप्रोच थी। अगर लेक्चर्स आपने चैप्टर के आपने लेक्चर्स अच्छे समझे हैं। दूसरी उसने अप्रोच दी थी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोच है हमारे, तो ये दोनों अप्रोच से उसने हमें समझाई थी बेसिकली पूरी थ्योरी इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की। तो ये हमारा हमारा हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 10th क्वेश्चन, एग्रीगेट कर्व। एग्रीगेट क्या होता है? वेरी सिंपल, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होता है, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव स्लोप होता है और हर समय ऊपर से शुरू होता है, जीरो से कभी शुरू नहीं होता है। तो इट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन विच इज व्हाट डज द सी ओवर वाई इंडिकेट। तो वेरी सिंपल, एपीसी अभी रिपीट हुआ है कि सी ओवर वाई क्या होता है? आपका एपीसी होता है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन दैट इज एपीएस इक्वल टू, एपीएस क्या फॉर्मूला क्या है? एस ओवर वाई। ध्यान रखना, सेविंग अपॉन हमारा क्या होता है? इनकम हमारा क्या होता है? नेशनल इनकम, बेसिकली एपीएस होता है। 13th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फॉर्मूला बेस्ड है। क्या एमपीसी एमपीएस 1 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। क्या 1 माइनस एमपीसी एमपीएस के बराबर होता है? वेरी सिंपल, इसी फॉर्मूले को इधर उधर किया उन्होंने, ठीक है। अगर आप एमपीसी निकालेंगे तो 1 माइनस एमपीएस हो जाएगा और अगर आप एमपीएस निकालेंगे तो 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके क्या है? बेसिकली आपके सही हैं। तो ऑल ऑफ दिस आपके जो हो जाएगा। नेक्स्ट दैट इज अ 14th क्वेश्चन, एमपीसी एक्सप्रेस्ड इन। एमपीसी कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इसका फॉर्मूला क्या है? बेसिकली वेरी सिंपल, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम का फॉर्मूला होता है एमपीसी। ऐसी एमपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 15th क्वेश्चन, सेम वे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो 16th क्वेश्चन आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विच फॉलोइंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बिकम इक्वल। मतलब कब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो सकता है?
फुल एम्प्लॉयमेंट पे, बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब है कि कीन्स ने बोला था कि क्या, कीन्स ने ये थ्योरी दी, अपनी थ्योरी में समझाया था कि तीनों लेवल पे हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पे इक्वल हो सकता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब आपके कंट्री के सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर लिया जाता है, मतलब अब आपके पास रिसोर्सेज है ही नहीं, तो वहां पे भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि जहां आपके बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट वहां भी इक्वल हो सकता है, और लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट वहां भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों पे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 17th है दैट इज इफ इन्वेस्टमेंट इज जीरो, अगर आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए तो नेशनल इनकम डस नॉट फॉल टू जीरो, कि हमारी, मान लो कि ये बोला है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो के बराबर हो जाए तो क्या हमारा एग्रीगेट डिमांड जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें हमने बोला था कि एक ऑटोनॉमस कंजप्शन तो होगा ही होगा। मतलब आपको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए जो आप खर्चा करते हो उसको ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। तो अगर आपकी इनकम जीरो भी है तब भी आपका एग्रीगेट डिमांड आपका जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारा 100% हमारा जो है हमारा जो है रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जो ऑटोनॉमस कंजप्शन है वो हमारा रहेगा ही रहेगा। 18th क्या है? APC एंड APS 1 के बराबर होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। APC प्लस APS भी 1 के बराबर होता है, MPC प्लस MPS भी हमारा 1 के बराबर होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, डेल्टा Y ओवर डेल्टा I। ठीक है, डेल्टा Y ओवर डेल्टा I। नेक्स्ट दैट इज 20th क्वेश्चन, MPC अगर 0.25 है तो व्हाट विल बी द MPS? वेरी सिंपल, इसे 1 में से माइनस कर देना, आप इसको 1 में से माइनस कर देना, आपका राइट आंसर आइए आ जाएगा। नेक्स्ट दैट इज 21, K इंटू डेल्टा I इक्वल टू, वेरी सिंपल, देखो K का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, डेल्टा Y ओवर डेल्टा I। तो डेल्टा Y का ये दोनों जब मल्टीप्लाई में चले जाएंगे तो डेल्टा Y आपका निकल आएगा। वेरी सिंपल, आपने 5th 6th 7th में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो वेरी सिंपल आपका डेल्टा Y आ जाएगा। 22 है, इफ़ द वैल्यू ऑफ MPC, अगर वैल्यू 0.9 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? तो सबसे पहले मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। ठीक है, और इसमें MPC की वैल्यू कितनी है? 0.9, तो आपका 0.9 हो जाएगा, तो 1/0.1, तो 0.1, अगर 0.1 सब अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, जस्ट अ मिनट, सॉरी फिर से एक बार ले लेते हैं, आई एम जस्ट गॉट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको कहाँ था क्वेश्चन, सॉरी ओके, 22 क्वेश्चन है, इफ़ MPC आपका 0.9 है। ठीक है, MPC आपका 0. तो 1 माइनस 0.9, तो आपका आ जाएगा 1, तो आपका आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो इसे आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो आप ऊपर आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज, मैंने आपको गलती से 23 क्वेश्चन देख लिया था, 23 का आंसर देख लिया था, तो राइट आंसर इसका 10 हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो 1 माइनस MPC आपका कितना है? आपका 0.9 है, तो 1/0.1 आ जाएगा, तो यहाँ से डेसिमल खत्म करने के लिए ऊपर तो 10 आपका है, 10/1 आपका 10 ही होता है, तो राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, देन 23 आपका है, MPS आपका 1 है, तो K की वैल्यू क्या होगी? देखो K की वैल्यू बहुत ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले अगर MPS की वैल्यू आपकी 1 है तो इसका मतलब है MPC की वैल्यू आपकी 0 होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, MPC की वैल्यू अगर आपको 0 मिल गई तो उसके बाद K का आप सिंपली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 1 माइनस MPC, तो आपका 1/1 माइनस MPC आपका 0 हो गया, तो 1/1 कितना हो गया? 1 ही हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, K की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट दैट इज 24, रिलेशन बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर और MPC का रिलेशन क्या होता है? वेरी सिंपल, डायरेक्ट होता है, ऑब्वियसली बात है, अगर आपका MPC इंक्रीज करेगा तो आपका मल्टीप्लायर भी क्या है, जो K है वो इंक्रीज करेगा। अगर MPC मतलब लोग कम खर्चा करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इनकम कम मल्टीप्लाई होगी, है ना, इनकम कम बढ़ेगी। और अगर लोग ज़्यादा टेंडेंसी उन्हें खर्च करने की, मतलब जिस हिसाब से उनकी इनकम बढ़ रही है और उस हिसाब से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा मल्टीप्लायर भी, इनकम मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। 25 है, द वैल्यू ऑफ द MPC विल बी 1 इफ, अगर दोनों, ऑब्वियसली बात है MPC का फॉर्मूला देखो, थोड़ा सा ट्रिक घुमा के आपको किया गया, वेरी सिंपल है, कह रहा है अगर MPC 1 होगा तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मान लो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो डिवाइड हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 कब होगा? ऑब्वियसली बात है जब दोनों सेम होंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी डिवाइड होकर 1 बन जाएगा वो, राइट। 26 है, डिस्पोजेबल इनकम आपकी 100 है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर 80 है, तो वेरी सिंपल है, तो मतलब 100 माइनस अब 80 करेंगे तो 20 आपकी सेविंग हो रही है। तो जब इसका आप वो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे 20/100,
तो आपका आ जाएगा 0.2, तो APS आपका 0.2 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। 27 है आपका, इफ़ MPS इस 1, आपका MPS 1 है, ठीक है, MPS आपका 1 है तो MPC क्या होगा, वेरी सिंपल है, 0 होगा यार। क्यों? क्योंकि MPC प्लस MPS हमारा 1 के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या 1 के बराबर दे दिया गया है, ये 1 के बराबर दे दिया गया है, तो उसको 1 के बराबर लाना है तो ऑब्वियसली बात है 0 ही होगा, है ना। तो 28 क्या है, इफ़ MPS आपका 1 है, मतलब आप MPS 1 है तो MPC हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब कुछ कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो नेशनल इनकम हमारी 500 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट उससे उसकी वजह से इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ऑब्वियसली बात है 500 करोड़ ही होगी। क्यों? क्योंकि MPC हमारा 0 है, हमने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया, तो हमारे जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो है हमारा, वो हमारा 500 करोड़ ही आएगा, ठीक है। 29 है, एट द इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल हमारा S = I होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सेविंग हमारा इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, और हमारा एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड हमारा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 2 ध्यान रखना है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। 30th क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन, एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू, एग्रीगेट डिमांड की मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था कि टोटल डिमांड ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है एग्रीगेट डिमांड की। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या आपको लगा है मैंने कोई मिस्टेक की है, तो प्लीज़ डू कमेंट, मुझे बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। थैंक यू सो मच, गॉड।